हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको पता है स्पर्म एंड ओवम जो होता है, मेल से बनता है आपकी स्पर्म एंड फीमेल से बनता है ओवम। वो दोनों की फ्यूजन होने के बाद दे विल फॉर्म्स तो जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन होगा और पूरा का पूरा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है यानी कि प्रेगनेंसी की पीरियड होता है 9 मंथ 10 डे। ह्यूमन की बात कर रही हूँ, 10 मंथ 10 डेज नहीं, वो मूवी वाला बात है। तो नॉर्मली जो होता है 9 मंथ 10 डे यानी कि 270 से 280 डे की गेस्टेशनल पीरियड होता है। उनकी जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद होगा बार्थ। बार्थ होने के बाद भी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे जैसे कि हमारा जो आरबीसी सेल्स होता है, ठीक है, आरबीसी सेल्स जो होता है उनकी लाइफ स्पैन 120 डे है, ये तो आपको पता है। हर दिन कुछ ना कुछ आरबीसी सेल्स की डेथ होता है और कुछ नया आरबीसी सेल बनता है। और हमारे स्किन सेल्स को फोकस कीजिए, कुछ स्किन सेल टर्न आउट हो जाता है, फिर नया स्किन सेल्स बनता है। तो बार्थ होने के बाद भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सेनेसेंस यानी कि एजिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है अप टू डेथ। पूरा का पूरा ये जो एक ह्यूमन बीइंग से मतलब बार्थ होने से पहले और बार्थ होने के बाद अप टू द डेथ जो भी डेवलपमेंट चल रहा है हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट, क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है। गैमेट कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वहाँ पर बार्थ होगा, उसके बाद बार्थ होने के बाद कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी बातें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। प्रीवियसली डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाने थे। तो अब जो एम्ब्रियो, आप ऐसे बोल सकते हो कि एम्ब्रियोलॉजी का जो मॉडर्न नेम है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले देखिए कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि एक मेल है, एक फीमेल है। उनकी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है गोनाड, गोनाड मेल की टेस्टिस हम बोलेंगे और फीमेल की बोलेंगे ओवरी। गैमेट बनता है उनमें से, गैमेट बनेगा है ना, स्पर्म एंड ओवम। मेल में स्पर्म बनता है एंड फीमेल में ओवम बनता है। ये जो दोनों जब फ्यूज करेंगे यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा दे विल फॉर्म्स तो जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गन मतलब कि सेल्स होता है, वहां पर आपकी स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4, हर एक बार वो डबल हो जाएगा। 2 4 8 16 32 है ना, यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा आपकी डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन होने से जिस मतलब फर्टिलाइजेशन होने से अप टू 10 वीक तक हम बोलेंगे एम्ब्रियो। उसके बाद हम बोलते हैं फिटस। उसके बाद यानी कि 10 वीक के बाद जो बॉडी बन जाता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आ जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे फिटस। फिर डिलीवरी होने के बाद हम बोलेंगे ह्यूमन की केस में बेबी। तो एम्ब्रियो की ड्यूरेशन कहाँ तक रहा, फर्टिलाइजेशन होने से 10 वीक तक रहा। फिर आपकी फिटस की टर्म कहाँ रहा, मतलब कि 10 वीक के बाद अप टू डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद हम बात करते हैं बेबी। ठीक है, तो बेबी की डेवलपमेंटल की बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फॉर्मेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि हमने बात किए थे कि स्पर्म ओवम की फ्यूजन होने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे फॉर्मेशन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बाद कैसे डिलीवरी हो रहा है यानी कि बात हो रहा है। इतने तक हम जो पढ़ रहे थे हम उसको एम्ब्रियोलॉजी बोल रहे थे। आज हमारे पास सारे कुछ आइडिया है, नॉलेज है, कैसे स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से बात है। लेकिन एक टाइम था जब इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। लोगों को जो दिखाई दे रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात बोल रहे थे। एक ऐसा टाइम था जैसे क्या है, आपको पता होगा जो सीड है, बीज है, हम उसको जब मिट्टी में डाल देते हैं, अप्रोप्रिएट लाइट वाटर टेम्परेचर होने के बाद वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा यानी कि एक नया प्लांट बनेगा। लोग ऐसे सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको तो सीमेन ही नजर आ रहा था। सीमेन, उन्होंने बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, सीमेन जब फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, फीमेल बॉडी एक मिट्टी जैसे होता है, वहीं पे वो इंडक्शन होगा यानी कि एम्ब्रियो बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन आजकल हमारे पास सारे कुछ आइडिया है। उन्होंने सीमेन क्यों बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसे स्पर्म कुछ होता है। क्यों, स्पर्म को जो खोज किए थे वो थे एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने, उनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सोच रहे थे लिविंग बोलेंगे तो प्लांट है या तो एनिमल है जो आंखों को नजर आ रहा था।
अभी जैसे मार्केट में माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, उस टाइम में ऐसे माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं रहा था। जिसके पास जो 2 लेंस को यूज करके ऐसे बना रहे थे वो है, ठीक है। आपकी एंटोनी वॉन के पास एक अच्छा बेहतरीन माइक्रोस्कोप था। उन्होंने जब बारिश की पानी मिट्टी के अंदर गिरा, उसके वो पानी को लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनको कुछ चलते हुए चीजें नजर आया। उन्होंने बताया कि वो तो लिविंग ही है ना। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर कुछ चीज़ों को छुपा के रखे हैं और उन्होंने उस चीज़ को खोज किए, और माइक्रोस्कोप के अंदर उनको नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके नाम। फिर उन्होंने, उनकी तो वही माइंड सेटअप है ना। फिर उन्होंने जब सीमेंस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनको ऐसे ही कुछ सीमेंट के अंदर कुछ मूव करते हुए चीजें नजर आया। फिर उन्होंने बताया कि ये कुछ प्रोटोजोआ जैसे हो सकता है, इसलिए सीमेंट से मिल रहा है, इसलिए उन्होंने उनका नाम स्पर्मेटोजोआ दिए थे। तो स्पर्म की खोज कौन ने किए थे? आपकी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो लोगों के पास कोई भी नॉलेज नहीं था। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, इजिप्टियन जो थे उनके पास कुछ नॉलेज था। उन्होंने बोला कि जो मुर्गी की जो अंडे होते हैं, यदि आप उसको ओवन के अंदर रखोगे तो क्यों टेम्परेचर मिल रहा है, वहां से क्या बन सकता है, ऑर्गेनिजम्स बन सकता है, यानी कि इंक्यूबेशन हो सकता है। उन्होंने प्लासेंटा के रोल्स के बारे में भी बताए थे, उसको उन्होंने एक्सटर्नल सोल बोल रहे। उसके बाद आपके आगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी, अपने बचपन से भी पढ़े होंगे, फादर ऑफ जूलॉजी भी है और ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी है। अरिस्टोटल जो थे उन्होंने, उनकी बुक था डी जनरेशन एनिलियम, है ना, एनिमालियम। इस बुक के अंदर उन्होंने 2 बात बताई थी। उनके जो प्रोस्पेक्टिव था, 2 साइंटिस्ट के ग्रुप बन गए। उनका ये कहना था कि जो एम्ब्रियो होता है वो प्री फॉर्म में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये स्पर्म है, उसके अंदर जो ह्यूमन की छोटा सा फॉर्म, यानी कि एक मिनिएचर फॉर्म स्पर्म के अंदर है, और जब फर्टिलाइजेशन उसको बस इंडक्शंस दे रहा है, उसके बाद उनका ग्रोथ हो रहा है। तो एम्ब्रियो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गैमेट एंड ग्रो इन साइज ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंट जो प्रेगनेंसी के पीरियड रहता है, उस पीरियड में क्या होगा, बस डेवलपमेंट हो जाएगा। एम्ब्रियो इज फाउंड इज अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म। और एक ग्रुप की साइंटिस्ट बताया कि इतना छोटे, मतलब जो आंखों को नजर नहीं आ रहा है, कैसे रहेगा एक ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि कोई छोटा सा फॉर्म पे है और डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ये क्या हो रहा है, ऐसे सारे कुछ चीजें बन रहा है ना, हेड, हैंड, लेग, ये सारे कुछ चीजें बन जा रहा है। तो इसको हम बोले थे कि एपिजेनेसिस थ्योरी। सबसे पहले देखिए कि प्री फॉर्मेशंस थ्योरी के बारे में। प्री फॉर्मेशंस में कुछ साइंटिस्ट, कुछ 2 ग्रुप बन गए, है ना। कुछ बताए कि जो ओवम है उसके अंदर ही मिनिएचर फॉर्म की ऑर्गेनिज्म रहा है, उनको हम ओव्यूलिस्ट या ओविस्ट बोल रहे थे। और जिन्होंने बताया कि नहीं, स्पर्म के अंदर वही प्री, मतलब कि छोटी मिनिएचर फॉर्म रहता है, हम उसको स्पर्मिस्ट कहते हैं, और ये छोटा फॉर्म को हम होमिनिकुलस कहते हैं। कि जॉर्म प्लाज्म थ्योरी, ये बात आपको पता होगा, आपने इवोल्यूशन के अंदर सुने होंगे शायद। अगस्ट वीजमैन जो थे उन्होंने जॉर्म प्लाज्म थ्योरी दिए थे। उनकी ये कहना था कि जितने भी बॉडी जो, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द बॉडी इज मेड अप ऑफ सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। 2 तरीके के सेल होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेल हो तो टेस्टिस के अंदर दिखने को मिलेगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो बोल रहे थे कि सोमैटिक सेल्स जो है उनका डेथ हो जाएगा, आदमी की जब डेथ होगा उनका डेथ हो जाएगा, लेकिन जो जॉर्म सेल्स है वही नेक्स्ट जनरेशन को जा रहा है। जो भी चीजें जॉर्म सेल्स के साइटोप्लाज्म, यानी कि एग या स्पर्म की साइटोप्लाज्म पे है, वही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बिल्कुल सच बात है ना। नॉट द सोमैटिक सेल कभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यदि कोई भी चेंजेस जॉर्म सेल्स के अंदर आएगा, वही चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन को जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी सेल में जो चेंजेस आएगा, है ना, सोमैटिक सेल्स में, वो नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ जॉर्म सेल्स में जो होता है वही चेंजेस चला जाएगा। नेक्स्ट जॉर्म सेल प्लाज्म जो थ्योरी था, उन्होंने सोमैटिक सेल और जॉर्म सेल्स के बारे में बताए थे। एनी चेंजेस अफेक्ट दी सेल्स हेरिटेबल, यानी कि जॉर्म सेल्स में जो भी चेंजेस होगा वो हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल का मतलब है कि अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मोजाइक थ्योरी या डिटरमिनेंट डेवलपमेंट थ्योरी। मोजाइक थ्योरी क्या कहते हैं, देखिए डब्ल्यू राउस ने दिए थे। उन्होंने एक फ्रॉग की ब्लास्टोमेयर लिए, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम को फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद आपका जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोमेयर हम किसको कहते हैं, जाइगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। जब भी यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट होगा, एक सेल से 2 सेल बना, हर एक सेल्स को आप ब्लास्टोमेयर कहोगे। यहाँ पर देखिए 2 ब्लास्टोमेयर है, यहाँ पर 4 ब्लास्टोमेयर है, हर एक सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। उन्होंने सेपरेट किए 2 सेल स्टेज में, एक ब्लास्टोमेयर इधर और एक ब्लास्टोमेयर उधर। जब सेपरेट किए, उन्होंने देखा है कि जस्ट हाफ ऑफ द एम्ब्रियो
डेवलप फ्रॉम द लाइव ब्लास्टोमियर ओनली। तो उनका ये कंक्लूजन था कि जो सारे जो इंफॉर्मेशन है वो प्री डिटरमाइंड है, कौन सी सेल कौन सी पार्ट बनाएगा वो प्री डिटरमाइंड है ना। तो इसलिए हम उसको मोजाइक थ्योरी कहते हैं। यदि एक भी पार्ट मिस हो जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकता है, एक इनकम्प्लीट ऑर्गेनिजम्स बनेगा। नेक्स्ट जो थ्योरी था रेगुलेटिव थ्योरी। रेगुलेटिव थ्योरी हांस ड्रेस्चर ने किए थे। उन्होंने क्या किया, सी अर्चिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके 4 ब्लास्टोमियर था, 1 2 3 4। उन्होंने चारों के चारों ब्लास्टोमियर को अलग कर लिए। जब अलग किया 4 उनको मतलब कि यदि वो इकट्ठा रहेगा तो एक के सी अर्चिन आने वाला था, लेकिन उन्होंने जब 4 सेपरेट किया उनको 4 सी अर्चिन मिल गया। तो वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये ड्रा किया कि हर एक ब्लास्टोमियर के पास ये कैपेसिटी रहता है कि ये कंप्लीट बॉडी बना सकता है। जैसे कि देखिए मोजाइक थ्योरी बोल रहा था कि जब आप एक ब्लास्टोमियर दूसरे ब्लास्टोमियर को अलग कर लोगे वो बॉडी नहीं बन पा रहा था, वो पार्ट मिस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रेगुलेटिव थ्योरी बोल रहा है कि हर एक ब्लास्टोमियर के पास कैपेसिटी है कि वो कंप्लीट बॉडी बना सकता है। फिर बात करेंगे स्पीमांस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पीमांस ने क्या किए, उन्होंने जैसे कि एग की एम्फीबिया एग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। एम्फीबिया की एक साइड होता है डोर्सल साइड, जिसको हम डोर्सल लिप्स कहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये डोर्सल लिप्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है पूरा का पूरा बॉडी बनाने के लिए। यदि आप उस डोर्सल लिप्स को, मान लीजिए ये एक एम्फीबिया की एग है, दूसरा एम्फीबिया की एग है ना, ये दूसरा एम्फीबिया की एग है। यदि उनकी डोर्सल स्लिप को यहाँ पर आप ला के छोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एम्ब्रियो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास डोर्सल स्लिप नहीं है। डोर्सल स्लिप जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पीमांस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। देखिए इनकी जो क्या था, डोर्सल स्लिप था, हम यहाँ पर ला के छोड़ दिए तो यहाँ पर 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए, एक बनने वाला था। ये मान लीजिए एग 1 है, ये आपका एग 2 है। हमने एग 1 से डोर्सल ब्लास्टोमियर को यहाँ पर ला के छोड़ दिए तो यहाँ पर 2 बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ब्लास्टो मतलब कि ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर थ्योरी। आई होप आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।